दोस्तों सोचिए आप सुबह उठते हैं और आपके पास व्हाट्सएप पर एक वीडियो आता है। हमें अपने देश के घने जंगलों के बीच एक फॉरेन मिलिट्री मार्च करती हुई नजर आती है और उसके नीचे एक सेंसेशनल कैप्शन लिखा आ रहा है, चाइनीज आर्मी एंटर्स 60 किलोमीटर्स इनसाइड अरुणाचल प्रदेश। और रिपोर्ट्स आए कि ताकसिंग सेक्टर में पीएलए ने परमानेंट कैंप्स बना लिए हैं। पूरा सोशल मीडिया हिल जाता है, नेशनल डिबेट स्टार्ट हो जाती हैं। एक आम नागरिक नेचुरली घबरा जाता है। क्या सच में चीन ने बिना हथियार उठाए, बिना लड़े हमारी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया है? क्या 1962 दोबारा रिपीट हो रहा है? थम जाइए। एक फ्यूचर सिविल सर्वेंट होने के नाते यूपीएससी टॉपर कभी भी इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पैनिक का शिकार नहीं होता। उसका सबसे बड़ा वेपन होता है फैक्ट्स एंड स्ट्रेटेजिक डेप्थ। हेलो एवरीवन, मैं हूं चंदन शर्मा, आपका सीनियर फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स। पिछले कई सालों में मैंने यूपीएससी की फाइनल मेरिट लिस्ट में आने वाले कई सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को पर्सनली मेंटोर किया है और उन सब में एक बात एब्सोल्युटली कॉमन थी। और वो बात थी कि उन्होंने कभी भी नॉइस, यानी कि जो सोशल मीडिया पर शोर होता है और जो ग्राउंड रियलिटी होती है, इसके बीच के सच का फर्क बहुत अच्छे से समझा। आज हम बिल्कुल ऐसी ही एनालिटिकल अप्रोच को अपनाएंगे। आज हम इस 60 किलोमीटर इंट्रूजन के शोर का पूरा सच एक्सपोज करेंगे और बात करेंगे कि कैसे इंडियन आर्मी ने पिछले कुछ सालों में अरुणाचल प्रदेश को एक इम्पेनिट्रेबल फोर्ट्रेस, यानी एक अभेद्य किले में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो सबसे पहले उस वायरल वीडियो का सच जानिए जिसने पिछले कुछ हफ्तों से देश में आग लगा रखी है। जून से जुलाई 2026 में अपर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट की एक लोकल ट्राइबल बॉडी थी जिसका नाम था नाहा वेलफेयर सोसाइटी। इन्होंने एक मेमोरेंडम सबमिट किया जिसमें यह क्लेम था कि पीपल लिबरेशन आर्मी ने भारतीय टेरिटरी के अंदर आकर सड़कें बना ली हैं। इसके तुरंत बाद वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हो गई, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी देखी गई तो ये कुछ भी नहीं था। इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली सामने आकर इन रिपोर्ट्स को इनकरेक्ट, बेसलेस और विदाउट फैक्चुअल फाउंडेशन डिक्लेयर किया। अरुणाचल के सीएम साहब पेमा खंडू जी ने और यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने इस इंट्रूजन को पूरी तरह से खारिज कर दिया। और जब पीआईबी जैसी फैक्ट चेकिंग एजेंसी ने उन वायरल वीडियोस को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज किया तो सच्चाई देखकर आप एक्चुअली बहुत हैरान रह जाएंगे। एक वीडियो में जिसमें बेसिकली जंगल के अंदर ट्रूप्स दिखाए जा रहे थे, वो एक्चुअली थाईलैंड की आर्मी एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रही थी। थाईलैंड में वो शूट हुआ था। और दूसरा वीडियो मणिपुर का एक पुराना क्लिप था जहां असम राइफल्स और लोकल सिविलियंस के बीच में क्लैश हुआ था। इनका अरुणाचल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो यहां सबसे बड़ा एक लॉजिकल और एनालिटिकल क्वेश्चन हम सबके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसी फेक न्यूज सिस्टमैटिकली प्लांट की ही क्यों जाती हैं। देखो दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस की लैंग्वेज में ना इसको कहते हैं कार्टोग्राफिक ऑब्फ्यूस्केशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। चाइना ना अपनी थ्री वॉरफेयर्स डॉक्ट्रिन, जिसमें मीडिया, साइकोलॉजिकल और लीगल वॉरफेयर, इसका एग्रेसिव यूज करता है। अरुणाचल को वो अपना जेंगनान या साउथ तिब्बत क्लेम करता है। जब वो बॉर्डर पर मिलिटरीली कुछ कर नहीं पाते तो वो इंडियन पब्लिक के माइंड में डर और गवर्नमेंट के खिलाफ डिस्ट्रस्ट पैदा करने के लिए ऐसी अफवाहें अक्सर पुश करते हैं। ये उनके माइंड गेम्स का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक हिस्सा है। अब दोस्तों, माइंड गेम्स वो खेलते हैं जो ग्राउंड पर कमजोर होते हैं और रियलिटी ये है कि एलएसी पर इंडिया चाइना का स्टेटस क्वो काफी स्ट्रांग है। और इंडिया ने पिछले कुछ सालों में काफी मैसिव स्ट्रेटेजिक ओवरहॉल किया है और इसकी वजह से पीपल्स लिबरेशन आर्मी, यानी कि चाइना की आर्मी को बुरी तरह बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन इस नए आत्मनिर्भर और आक्रामक अरुणाचल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में पीछे जाना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली प्रॉम्प्टेड अस टू डू सो, व्हाट वी आर डूइंग करंटली। देखो, हिस्ट्री हमेशा हमें हमारी सबसे बड़ी गलतियों का आईना दिखाती है। जब भी भारत चाइना बॉर्डर की बात आती है तो 1962 की वॉर एक घोस्ट, यानी कि एक भूत की तरह सामने आती है जिसने हमारी बॉर्डर पॉलिसीज को दशकों तक पैरालाइज करके रखा था। ध्यान से सुनना, 1962 में एक्चुअल में हुआ क्या कि चाइनीज फोर्सेस ने मल्टीपल एक्सिस से इंडिया पर अटैक किया। उस वक्त अरुणाचल को नेफा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। पीएलए बहुत तेजी से लोला पास और सियोम वैली के रास्ते आगे बढ़ी। उन्होंने देखते ही देखते मेचुका वैली को पूरी तरह ओवररन कर दिया और आलो के पास टैटो नाम की जगह, वहां तक अंदर घुस गए। 20 नवंबर 1962 को माओ जेडोंग के यूनिलेटरल सीज फायर डिक्लेयर करने तक इंडिया की बहुत बड़ी टेरिटरी का एक बड़ा हिस्सा वल्नरेबल हो चुका था।
हमारे जवानों ने वलोंग के बैटल में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। बिना प्रॉपर विंटर क्लोथिंग और प्रैक्टिकली खत्म हो चुके एमुनेशन के साथ भारतीय सैनिकों ने आखिरी गोली और आखिरी आदमी तक फाइट किया। उस वक्त की सिचुएशन को कैप्चर करते हुए एक मैगजीन है, उसका नाम आपने प्रोबेबली सुना होगा, द टाइम मैगजीन। इसने जनवरी 1963 में लिखा था दैट एट वेलोंग इंडियन ट्रूप्स लैक्ड एवरीथिंग, द ओनली थिंग दैट दे डिड नॉट लैक वाज गट्स। बट माय डियर फ्रेंड्स, गट्स और जज्बे के अलावा एक मॉडर्न वॉर जीतने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स चाहिए होते हैं, जो हमारे पास नहीं थे। 62 की स्ट्रमेटिक डिफीट के बाद दिल्ली में बैठे जो बाबू लोग हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, इन्होंने एक बहुत ही वाहियात डिफेंसिव माइंडसेट डेवलप कर लिया। एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसे मैं पॉलिसी ऑफ नो इंफ्रास्ट्रक्चर कहता हूं। यह सोचा गया कि अगर हम बॉर्डर तक पक्की रोड्स बनाएंगे तो कल को चाइनीज आर्मी उन्हीं रोड्स का इस्तेमाल करके हमारे मेनलैंड यानी हमारे असम प्लेन्स तक बहुत इजीली पहुंच जाएंगी। और इस एक्सट्रीम फियर साइकोसिस की वजह से हमारे बॉर्डर विलेजेस को डेवलपमेंट से बिल्कुल काट दिया गया। दिस वॉज एक्चुअली अ वेरी स्टूपिड पॉलिसी। अगर हम मिलिट्री स्ट्रक्चर की बात करें तो आर्मी अरुणाचल को कन्वेंशनली दो हिस्सों में देखती है। तवांग और कमेंग का वेस्टर्न इलाका, ये तेजपुर बेस्ड आईवी कोर देखते हैं, लेकिन बाकी बचा हुआ जो पूरा मैसिव स्टेट है उसे आर्मी की भाषा में RALP यानी रेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। इसका कंट्रोल दीमापुर बेस्ड थर्ड कोर्स के पास है। पिछले 15 से 20 सालों में तवांग और कामेंग में तो इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस रहा है, लेकिन RALP प्रैक्टिकली एक्सट्रीम निगलेक्ट का शिकार रहा है। और ठीक इसके ऑपोजिट चाइना ने पिछले 30 सालों में LAC की अपनी साइड पर ऑल वेदर रोड्स, बुलेट ट्रेन्स और ड्यूअल यूज एयर बेसिस का एक पूरा का पूरा जाल बिछा रखा है। RALP की ये वल्नरेबिलिटी एक टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब की तरह है दोस्तों। लेकिन आज इस RALP का पूरा भूगोल ये चेंज हो चुका है। हमने इस डिफेंसिव फियर को उठाकर बाहर फेंक दिया एंड थिंग्स हैव चेंज्ड। अब वो क्या टिपिंग पॉइंट था जिसने इस पिछले 6 दशकों के डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया? क्या आप गेस कर सकते हैं? थोड़ा सा सोचो, यू नो इट। दोस्तों, ये था 2020 का गलवान वैली क्लैश और ईस्टर्न लद्दाख का फेस ऑफ। 2020 ने इंडियन स्ट्रेटेजिक एस्टैब्लिशमेंट को परमानेंटली जगा दिया। यह क्लियर हो गया कि चाइना की इंटेंशंस और बॉर्डर प्रोटोकॉल्स, इन पर अब कोई ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हमने प्रोएक्टिव बॉर्डर डिफेंस चाहिए। इसके तुरंत बाद इंडियन आर्मी ने ईस्टर्न सेक्टर में एक ऐसी हिस्टोरिकल स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की जिसने यहां का पूरा गेम चेंज करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा बदलाव आया ट्रूप रीओरिएंटेशन में। पिछले कई दशकों से हमारी आर्मी की बेस्ट बटालियंस नॉर्थ ईस्ट में काउंटर इंसर्जेंसी और इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दों में उलझी हुई थी, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी ठीक होने के बाद आर्मी ने अपना ऑर्डर ऑफ बैटल यानी कि ऑरबैट इसको कंप्लीटली रीस्ट्रक्चर कर दिया। जो ट्रूप्स कल तक इंसर्जेंसी से लड़ रहे थे उन्हें वहां से निकालकर सीधा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एक्सट्रीम फॉरवर्ड एरियाज पर परमानेंटली डिप्लॉय कर दिया गया। इससे वहां हमारी ट्रूप डेंसिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ गई और अब हम सिर्फ गर्मियों में पेट्रोलिंग नहीं करते, हम परमानेंटली उन टैक्टिकल हाइट्स को होल्ड कर रहे हैं जहां से पीपल लिबरेशन आर्मी की हर मूवमेंट पर हमारी कड़ी नजर है। दूसरा सबसे बड़ा गेम चेंजर है हमारी फायर पावर। देखो, माउंटेन वॉरफेयर में आर्टिलरी सबसे डिसाइसिव होती है। इंडियन आर्मी ने अब जीरो लाइन के पास अपने M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर डिप्लॉय कर दिए हैं। ये स्पेसिफिकली टाइटेनियम की बनी 4 टन की तोपें हैं जिनकी रेंज 30 किलोमीटर से ज्यादा है। इनका सबसे बड़ा मैजिक इनका वजन है। इन्हें ना एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स के ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं इनके नीचे लटकाकर, बेसिकली इसको अंडरस्लंग कहते हैं, लटकाकर इसे वैली से, एक वैली से दूसरी वैली आसान से एयरलिफ्ट किया जा सकता है। दोस्तों, अरुणाचल का जो लॉजिस्टिक मैप है ना, ये एक साइकिल के पहिए के पैटर्न को फॉलो करता है, जहां वैलीज स्पोक्स की तरह है। पहले एक वैली से दूसरी वैली जाने के लिए वापस आपको एक बार प्लेन्स में आना पड़ेगा, फिर आगे जा सकते हो। लेकिन अब सभी जो 7 वैलीज हैं ये चिनूक स्पेसिफिक हेलीपैड इसमें बना दिए गए हैं। हम अपने हैवी आर्टिलरी को मिनटों में हवा के रास्ते शिफ्ट कर सकते हैं। और हमारे जो इन्फेंट्री सोल्जर्स हैं बिल्कुल जीरो लाइन पर हैं, उनके हाथों में अब पुरानी इंसास की जगह हाई कैलिबर SIG 716 असॉल्ट राइफल्स थमाई गई हैं। इजराइल से आई नेगीव लाइट मशीन गन्स और सेको TRG 42 स्नाइपर राइफल्स ने उनकी लीथल कैपेसिटी को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर दिया है। और साथ ही साथ दुश्मन की हर हरकत को ट्रैक करने के लिए टैक्टिकल ड्रोन्स और सेंसर्स का नेटवर्क भी बिछा दिया गया है। और इस हैवी ग्राउंड डिप्लॉयमेंट को
हवा से कवर देने के लिए इंडियन एयरफोर्स के लेटेस्ट मल्टी रोल जेट फाइटर्स ये असम और बंगाल एयर बेसिस पर फुली लोडेड है। साथ ही मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क जिसमें हमारा डेडली S-400 सिस्टम भी शामिल है, इस बात की गारंटी देता है कि दुश्मन का कोई भी एयरक्राफ्ट या ड्रोन हमारी बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकता। सो बेसिकली इन शॉर्ट, इंडियन मिलिट्री ने अब ऑफेंसिव डिफेंस पोस्चर अपना लिया है। हमने वहां इतनी ओवरवेलमिंग ताकत खड़ी कर दी है कि अब चाइना अगर मिस एडवेंचर करने के बारे में सोचेगा भी तो उसे ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसका उसने अंदाजा नहीं लगाया होगा। लेकिन हाँ, हमें यह भी समझना है कि एक मॉडर्न मिलिट्री सिर्फ हथियारों से नहीं, रोड्स और ब्रिजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी डिपेंडेंट होती है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ आवर डिस्कशन। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आर्टिलरी और ट्रूप्स को मूव करने के लिए ऑल वेदर रोड्स की जरूरत पड़ती है। अरुणाचल का जो टेरेन है ये दुनिया के सबसे जालिम टेरेन्स में से एक है। यहाँ रोड्स बनाना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है। लेकिन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हमारी बीआरओ और आर्मी की इंजीनियरिंग रेजिमेंट्स, इन्होंने पहाड़ों को काट काट कर ग्राउंड रियलिटी को काफी हद तक चेंज कर दिया है। बॉर्डर के साथ साथ, ठीक है, ये जो हमारा इंडिया चाइना का बॉर्डर है, इसके साथ साथ चलने वाला लगभग 2400 किलोमीटर लंबा ट्रांस अरुणाचल हाईवे अब 92% कंप्लीट हो चुका है। और इसके आगे एक और मैसिव प्रोजेक्ट ग्राउंड पर उतर चुका है, दैट इज द 1800 किलोमीटर लॉन्ग फ्रंटियर हाईवे। यह नया हाईवे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों से होते हुए अलग अलग वैलीज को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। पहले ट्रूप्स को एक वैली से दूसरी वैली जाने के लिए वापस असम प्लेन्स तक आना पड़ता था, देन दे कुड गो समवेयर एल्स। अब वो पैरेलली एलएसी के पास मूव कर पाएंगे इस हाईवे की वजह से। इसके अलावा पिछले 3 से 4 सालों में 34 से ज्यादा न्यू हैवी ड्यूटी ब्रिजेस बनाए गए हैं। और ये कोई आम ब्रिजेस नहीं, ये क्लास 70 और क्लास 80 ब्रिजेस हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इन ब्रिजेस के ऊपर से 70 से 80 टन का लोड बहुत इजीली क्रॉस करवाया जा सकता है। अब हमारे हेवी टैंक्स और M777 आर्टिलरी गन्स बिना किसी वेट रिस्ट्रिक्शन के एक्सट्रीम फॉरवर्ड एरियाज तक आराम से पहुंच सकती हैं। लेकिन दोस्तों, एक देश की बॉर्डर सिक्योरिटी में एक और फैक्टर है। बॉर्डर विलेजेस हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार अपने श्याओकांग यानी कि मॉडरेटली प्रॉस्परस मॉडल विलेजेस बनाकर एक माइंड गेम शुरू की थी। उनका एम था कि इन वेल डेवलप्ड वेल लिट विलेजेस को देखकर इंडियन साइड के बॉर्डर रेजिडेंट्स डीमोटिवेट हो जाएं और आउट माइग्रेशन करनी स्टार्ट कर दें। इस नैरेटिव को डायरेक्टली काउंटर करने के लिए भारत सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया कॉल्ड एज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। करीब 4800 करोड़ रुपए की इस मैसिव बजट का ऑब्जेक्टिव था कि इन बॉर्डर विलेजेस को कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप किया जाए। इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है अंजाओ डिस्ट्रिक्ट, द ईस्टर्न मोस्ट विलेज। ठीक है, वहां पर अंजाओ में किबितू नाम का गांव है। आज किबितू में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स अपग्रेड हो रहे हैं, टीचर्स के लिए क्वार्टर्स बन रहे हैं और पक्की रोड्स लग रही हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आर्मी का भी अपने ऑपरेशन सद्भावना के थ्रू बहुत बड़ा रोल इसी एरिया में रहा है। आर्मी ने किबितू में एक लोकल बेकरी जिसका नाम है किबितू बेकरी, इसको एस्टैब्लिश किया है और वहां की लोकल औरतों को ये डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। और सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आया है टेलीकॉम में। दोस्तों, एक वक्त था जब किबितू के अंदर इंडियन फोन्स पर चाइनीज नेटवर्क लगता था। टूरिस्ट्स को इंटरनेशनल रोमिंग चार्जेस से बचने के लिए अपने फोन को फ्लाइट मोड पर रखना पड़ता था। आज यूसॉफ यानी कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत बीएसएनएल और एयरटेल सीधा 2G और 4G टावर्स इंस्टॉल कर रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछाया जा रहा है ताकि हमारे सिविलियंस और सोल्जर्स दोनों को सीमलेस डिजिटल कनेक्टिविटी मिल सके। अब एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते हमें चीजों को ऑब्जेक्टिवली और क्रिटिकली एनालाइज करना आना चाहिए। सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं होता दोस्तों। ठीक है, अभी तक मैंने काफी अच्छी बातें बताई। हमें परसिस्टिंग चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट करना जरूरी है, तभी डेवलपमेंट का स्कोप होता है, इंप्रूवमेंट का स्कोप मिलता है। सबसे बड़ा चैलेंज आज भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी है। हालांकि हमने मैसिव हाईवेज और हेलीपैड्स बना लिए हैं, लेकिन एक मेन हाईवे से निकलकर एग्जैक्टली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जीरो लाइन तक जाने वाले जो छोटे फॉरवर्ड मिलिट्री ट्रैक्स हैं, उनमें अभी भी काफी काम बाकी है। चाइना को बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में 20 से 30 साल का एक हेड स्टार्ट मिला हुआ है, क्योंकि उन्होंने 1990s में ही एक एग्रेसिव कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर दिया था, जबकि हमारी मशीनरी 2020 के बाद फुल स्पीड में आई। दूसरा बड़ा जो हर्डल हमारे सामने आता है वो है
ब्रूटल टेरेन और अरुणाचल का अनप्रडिक्टेबल वेदर। अरुणाचल में कंस्ट्रक्शन के लिए साल में मुश्किल से 4 से 5 महीने का एक क्लियर वेदर विंडो मिलता है। बाकी टाइम यहाँ पर भारी बारिश, फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स की वजह से हेवी मशीनरी ऑपरेट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। ये ज्योग्राफिकल हर्डल्स हमारे इंजीनियर्स के लिए रोज का एक बुरा सपना बनते जा रहे हैं। सो इस पूरे के पूरे सिनारियो का वे फॉरवर्ड क्या है? द वे फॉरवर्ड है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, दैट इज होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। बॉर्डर मैनेजमेंट को ना अब सिर्फ इंडियन आर्मी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इंडियन आर्मी का रोल डेफिनेटली रहेगा, इसमें मिलिट्री, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, टेलीकॉम मिनिस्ट्री और बॉर्डर ट्राइब्स सबको एक इंटीग्रेटेड यूनिट की तरह काम करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट और आर्मी मिलकर सीमा दर्शन प्रोजेक्ट के तहत रिलीजियस और एडवेंचर टूरिज्म प्रमोट करेंगे ताकि मेनलैंड इंडिया के लोग इन बॉर्डर्स तक जाएं, लोकल इकोनॉमी बूस्ट हो और आईज ऑन द बॉर्डर वाली अप्रोच सक्रिय हो सके। कंक्लूजन दोस्तों यही है कि 1962 और आज के अरुणाचल में जमीन और आसमान का फर्क है। आज अगर दुश्मन कार्टोग्राफिक ऑब्फ्यूस्केशन या फिजिकल घुसपैठ की कोई भी हिमाकत करता है तो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के पास उसको तबाह करने की पूरी ताकत, इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ पॉलिटिकल विल भी मौजूद है। और दोस्तों यही स्ट्रेटेजिक डेप्थ, यही इंटरकनेक्टेड अप्रोच आपको अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में भी चाहिए होती है। सिर्फ सुपरफिशियली न्यूज पढ़ लेने से सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर नहीं होता। आपको टॉपिक के जड़ों तक जाना पड़ता है, उसके हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक लिंकेजेस को जोड़ना पड़ता है। अगर आप इस लेवल का एनालिटिकल और मल्टी डायमेंशनल माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं तो आप हमारे स्टडी आईक्यू के फ्लैगशिप P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। ये प्रोग्राम रैंडमली पढ़ने के बजाय आपको एक स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है जो प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस से लेकर इंटरव्यू के हाईली एनालिटिकल स्टेजेस तक आपके साथ चलता है। और इस मॉडल के रिजल्ट्स खुद बोलते हैं, चाहे रैंक 12 आशीष शर्मा का हो, रैंक 88 दीक्षा पाटकर का हो, रैंक 77 नीलेश गोयल का हो या रैंक 454 आकांक्षा का हो। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स, ये सिर्फ हमारी आखिरी टाइम के मॉक इंटरव्यू के कैंडिडेट्स नहीं हैं दोस्तों, ये हमारी प्रॉपरली गाइडेड क्लासरूम प्रोग्राम के फाउंडेशन स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने स्क्रैच से अपनी प्रिपरेशन हमारी मेंटरशिप में की। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और अपना ये वैल्यूएबल अटेम्प्ट बिना सही स्ट्रैटेजी के वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली मुझे मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर है 7710678413। यहां पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं खुद आपसे कनेक्ट करूंगा और गाइड करूंगा कि ये बैच और हमारी अप्रोच आपकी प्रिपरेशन को मेरिट लिस्ट तक कैसे लेकर जा सकती है। सो कीप स्टडिंग हार्ड, कीप एनालाइजिंग डीपली, कीप आस्किंग द क्वेश्चंस, कीप डेवलपिंग अ क्रिटिकल माइंडसेट। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी। इस पूरे मुद्दे के ऊपर अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेट्स हैव अ हेल्दी डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड आई होप कि जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ये पॉइंट्स आपको अरुणाचल प्रदेश की सिक्योरिटी को समझने में यूजफुल रहे, क्योंकि इसके ऊपर GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड समटाइम्स GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेंस में क्वेश्चन आ जाता है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।